एकलव्य टेस्ट सीरीज जो नीट 2027 में सीबीटी मोड को ध्यान में रखकर के एकदम परफेक्टली डिजाइन की गई है। इंडिया की अल्टीमेट टेस्ट सीरीज है। ठीक है, अल्टीमेट इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि इसके अंदर 59 टेस्ट हैं, जिसके अंदर 12 पार्ट टेस्ट भी है, 4 क्यूमुलेटिव टेस्ट भी है। इतना ही नहीं बेटा, यहाँ 43 फुल मॉक टेस्ट पेपर है जो उस चीज को ध्यान में रख के बनवाए गए हैं कि अगर 2027 के अंदर अगर क्या होना ही है, सीबीटी मोड कंप्यूटर बेस्ड अनाउंस्ड है। ठीक है, जो कई शिफ्ट में होगा। जब कई शिफ्ट में पेपर होगा तो हर पेपर अलग अलग होगा और हर पेपर का डिफिकल्टी लेवल भी अलग अलग होगा। तो उसको ध्यान में रख करके ये 43 मॉक टेस्ट है, सेम उसी पैटर्न से बनाए गए जो आपको हर एंगल पर स्ट्रॉन्ग करेंगे और प्रिपेयर करेंगे। ठीक है, साथ में बेटा यहाँ पर 85, ठीक है, आप कह सकते हो पीवाईक्यू टेस्ट है। हमने सारे पीवाईक्यू को उठा करके, कुछ पेपर लेंदी है, कुछ पेपर में फिजिक्स टफ है, कुछ पेपर में केमिस्ट्री टफ है, कुछ पेपर में बायो टफ है, कुछ पेपर ऐसा है कि जैसे मैंने मान लो 2024 का ही पेपर दे दिया है, उसका डाटा चेंज करते हुए। मतलब एकलव्य टेस्ट सीरीज में 8-10 पैटर्न के पेपर लिए गए हैं। ऐसा क्यों किया गया है? ऐसा इसलिए किया गया है जैसे आप हर तरह का पेपर पहले ही देख लो। एनालिसिस है, जैसे फिजिक्स में कौन से क्वेश्चन हार्ड है वो देखो, क्वेश्चन नंबर दिए गए हैं। ठीक है, और ये देखो इसी तरह से केमिस्ट्री में कौन कौन से क्वेश्चन हार्ड है, बायो में कौन कौन से क्वेश्चन हार्ड, ये पूरी एनालिसिस हर बच्चे को मिलती है। टेस्ट सीरीज का एक रिव्यू है जिसमें मैं आपको कुछ क्वेश्चन दिखा रहा हूँ कि किस तरह के हमारे पास क्वेश्चन थे इस टेस्ट में। दूसरा क्या है बेटा, 59 टोटल टेस्ट हैं जिसमें आपके 43 आपके फुल सिलेबस हैं, 4 क्यूमुलेटिव हैं, बाकी 12-13 आपके 5 टेस्ट हैं। अब पहला टेस्ट आपका 26 जुलाई को हो चुका है। तो जो बच्चे चाहते हैं कि नहीं सर हम दोबारा इस टेस्ट सीरीज से जुड़ना चाहते हैं, तो बेस्ट तरीका क्या है, 2 या 3 अगस्त को हमने जो फर्स्ट टेस्ट का सिलेबस है उसी को रिपीट करें डिफरेंट पेपर के साथ। लेते हैं किसी टेस्ट में फिजिक्स टफ आएगी, यस फिजिक्स टफ आएगी, किसी टेस्ट में केमिस्ट्री, पर ये हमने फुल सिलेबस में किया है क्योंकि पार्ट टेस्ट में इस चीज को नहीं कर सकते। तो फुल सिलेबस जो टेस्ट होंगे उसमें हमने तय किया है कि फिजिक्स किसी में टफ आ रही, किसी में केमिस्ट्री टफ आ रही, किसी में बायो टफ आ रही है, उस तरीके से हमने टेस्ट सीरीज को लिया है। ठीक है, तो अभी तक जिन्होंने स्टार्ट नहीं किया टेस्ट सीरीज से स्टार्ट करना चाहते हैं वो एकलव्य टेस्ट सीरीज से जाए। ठीक है बेटा, और पेपर के क्वेश्चंस की लैंग्वेज थोड़ी अलग थी, नई लैंग्वेज के क्वेश्चंस आपको देखने के मिले। थोड़ा सा ओवरव्यू करते हैं और फिर इसके कुछ क्वेश्चंस को हम डिस्कस। हेलो बेटा, आप सभी को मेरा नमस्कार। तो आज हम बात करने वाले हैं एकलव्य टेस्ट सीरीज जो नीट 2027 में सीबीटी मोड को ध्यान में रख करके एकदम परफेक्टली डिजाइन की गई है। इंडिया की अल्टीमेट टेस्ट सीरीज है। ठीक है, अल्टीमेट इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि इसके अंदर 59 टेस्ट हैं, जिसके अंदर 12 पार्ट टेस्ट भी हैं, 4 क्यूमुलेटिव टेस्ट भी हैं। इतना ही नहीं बेटा, यहाँ 43 फुल मॉक टेस्ट पेपर हैं जो उस चीज को ध्यान में रख के बनवाए गए हैं क्योंकि अगर 2027 के अंदर अगर क्या होना ही है, सीबीटी मोड कंप्यूटर बेस्ड अनाउंस्ड है। ठीक है, जो कई शिफ्ट में होगा। जब कई शिफ्ट में पेपर होगा तो हर पेपर अलग अलग होगा और हर पेपर का डिफिकल्टी लेवल भी अलग अलग होगा। तो उसको ध्यान में रख करके ये 43 मॉक टेस्ट है, सेम उसी पैटर्न से बनाए गए जो आपको हर एंगल पर स्ट्रॉन्ग करेंगे और प्रिपेयर करेंगे। ठीक है, साथ में बेटा यहाँ पर 85, ठीक है, आप कह सकते हो पीवाईक्यू टेस्ट है। हमने सारे पीवाईक्यू को उठा करके चैप्टर वाइज टेस्ट में कन्वर्ट किया है जिससे कि आपके ये पार्ट ही बहुत स्ट्रांग हो जाए। और इस टेस्ट सीरीज के साथ बेटा हम लोग एक बैच भी दे रहे हैं, मंजिल बैच, जो एक अल्टीमेट बैच है। जैसे कई बच्चे सेल्फ स्टडी करते हैं, उनको सेल्फ स्टडी के लिए सर एक टारगेट चाहिए मुझे। ठीक है, जो मुझे मतलब एक टारगेट दे और जिसको मैं पूरी शिद्दत से काम करूं उसके ऊपर। हाँ, पर सर अगर फिजिक्स केमिस्ट्री जूलॉजी बॉटनी में दिक्कत आती है तो क्या कोई बैच का सपोर्ट मिल जाएगा? यस, आपको एक अल्टीमेट बैच का सपोर्ट भी मिलता है इस टेस्ट सीरीज से। तो अपने में एक अल्टीमेट टेस्ट सीरीज है ये। ठीक है, और अभी इसका प्राइस भी, ठीक है, शायद 1499 कर रखा है, तो बहुत कम प्राइस है 2000 से। ठीक है, तो आप इसको मतलब एंटर कर सकते हो उसके अंदर। और मैं बता दूं अभी एंटर करने की डेट क्या है भाई, एक टेस्ट तो हो चुका है, पर जिस सब्जेक्ट का टेस्ट हुआ है ना, जिन टॉपिक्स का हुआ उनका हम एक टेस्ट एक्स्ट्रा और लगा दिए हैं। ठीक है, तो एक एक्स्ट्रा टेस्ट है 2 अगस्त को। टॉपिक वही है, देखो, बेसिक मैथ वेक्टर यूनिट एंड मेजरमेंट, यहां पर ही बेसिक। ठीक है, मैथमेटिक्स वेक्टर यूनिट एंड, ठीक है, मेजरमेंट। फिजिक्स में दोनों सेम टॉपिक है, सेम केमिस्ट्री में सेम टॉपिक है, बॉटनी में सेम टॉपिक है और जूलॉजी में भी बायोमोलिक्यूल सेम टॉपिक है, पर टेस्ट पेपर अलग अलग होंगे। ठीक है, तो आप 2 अगस्त भी एंटर कर सकते हो, 2 अगस्त तक इस टेस्ट सीरीज के अंदर। हाँ, किसी कारण से यहां तक नहीं कर सकते तो आप यहां से भी 9 अगस्त से भी एंटर कर सकते हो। तो ये आपको घर पे मतलब नॉर्मल तरीके से दे लेना, ये लाइव आपको देने होंगे जो शेड्यूल्ड है। मजा आएगा अल्टीमेट तरीके से। अब क्वेश्चंस का मैं रिव्यू कर देता हूं बेटा। ठीक है, मैच द कॉलम आपके सामने है और ये उन टॉपिक को हमने कवर किया है जिन पर नीट में क्वेश्चन आते ही आते हैं। अगर मैं न्यूक्लिक एसिड की बात करूं बायोमोलिक्यूल में, तो यहां से क्वेश्चन बनता है। ठीक है, तो नाइट्रोजनस बेस, न्यूक्लियोटाइड और न्यूक्लियोसाइड में डिफरेंस। ठीक है, जैसे साइटोसिन क्या है, तो एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन, थायमिन सब क्या है, न्यूक्लियो, ये सब क्या नाइट्रोजनस बेस, तो इट इज अ नाइट्रोजनस बेस। थायमिडिन भाई, थायमिन, थायमिडिन और थायमिडाइलिक एसिड, नाइट्रोजनस बेस, न्यूक्लियोसाइड और न्यूक्लियोटाइड, तो ये क्या हो गया, न्यूक्लियोसाइड। क्लियर, बिल्कुल। थायमिडिन न्यूक्लियोसाइड, बिल्कुल सही।
और थायमिडाइलिक एसिड न्यूक्लियोटाइड, क्लियर बिल्कुल। एफएडी याद हो एंजाइम के अंदर हमने कराया था, यस, कोएंजाइम, ठीक है, जो ये हो गए कोएंजाइम डिराइव फ्रॉम विटामिन्स, राइबोफ्लाविन, बी कॉम्प्लेक्स से डिराइव्ड होते हैं, ठीक है। तो आप चेक कर लो भाई, पहले का दूसरा होना चाहिए, दोनों में है, दूसरे का देखो तीसरा है भाई, बी का थर्ड यहां दे रखा है और किसी में दे रखा है और किसी में नहीं, तो ये ऑप्शन आ गया आपका, सिंपल। नेक्स्ट आ जाओ। अच्छा, स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन, ये क्वेश्चन जो ये थोड़ा पेपर को टिपिकल कर देता है, ठीक है। बेस्ड ऑन द नेचर ऑफ आर ग्रुप, सम न्यूट्रल अमाइनो एसिड आर एडिशनली क्लासिफाइड एज एरोमेटिक, ठीक है, ऑन द बेंजीन रिंग ऑन इट्स आर ग्रुप। यस, आर ग्रुप की जगह अगर मैं बेंजीन रिंग लगा देता हूं तो एरोमेटिक अमाइनो एसिड बन जाएगा, एब्सोल्युटली राइट। ग्लाइसिन हैविंग द हाइड्रोजन एटम एज इट्स आर ग्रुप होता है भाई, इज क्लासिफाइड एज अ एरोमेटिक अमाइनो एसिड, नो, ग्लाइसिन एरोमेटिक नहीं है, न्यूट्रल है, ठीक है। टायरोसिन, फिनाइलएलेनिन, ट्रिप्टोफान एज क्लासिफाइड एरोमेटिक, यस इट इज एरोमेटिक अमाइनो एसिड, तीन ही होते हैं, ठीक है, तीन ही होते हैं, यही तीन, ठीक है। एलेनिन हैविंग द मिथाइल ग्रुप एज अ आर ग्रुप इज क्लासिफाइड एज एरोमेटिक, नो, ये एरोमेटिक नहीं है क्योंकि बेंजीन रिंग नहीं है इसके पास, ठीक है। तो करेक्ट ऑप्शन कितने होंगे, दो ऑप्शन करेक्ट आ रहे हैं आपके पास, फर्स्ट एंड थर्ड ऑप्शन है क्या, फर्स्ट एंड थर्ड, सी ऑप्शन आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट आ जाओ, देखो बहुत कंसेप्चुअल क्वेश्चन बनता है, ठीक है। पेयर को भाई, कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर ऑक्यूपाई एक्टिव साइट, नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर ऑक्यूपाइड एक्टिव साइट पता होना चाहिए। कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर के केस में जो एंजाइम होते हैं एक ही एक्टिव साइट होती है, इनहिबिटर भी इसी एक्टिव साइट से बाइंड कर सकता है और सबस्ट्रेट भी इसी एक्टिव साइट से बाइंड करेगा, ठीक है। तो यहां पर ये करेक्ट है बिल्कुल, ठीक है। कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर ऑक्यूपाई एक्टिव साइट को ऑक्यूपाई कर सकता है अगर सबस्ट्रेट से ज्यादा होगा तो, जिसकी लाठी उसकी भैंस। नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर ऑक्यूपाई एक्टिव साइट, नो, क्यों, क्योंकि नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर के अंदर ध्यान रखना, एक्टिव साइट सबस्ट्रेट बाइंडिंग साइट को एक्टिव साइट बोलते हैं और इनहिबिटर बाइंडिंग साइट अलग अलग होती हैं, ये इनहिबिटर बाइंडिंग साइट है, ठीक है। तो ये इसकी बाइंडिंग साइट अलग है, ये अलग है, तो ये एक्टिव साइट हुई, ठीक है। तो एक्टिव साइट से इनहिबिटर बाइंड नहीं करता। कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर चेंज एंजाइम शेप परमानेंटली, नो, ठीक है, यहां परमानेंटली शेप चेंज ही नहीं होती, ठीक है। कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर कैन नॉट बी, ठीक है, ओवरकम बाय इंक्रीजिंग सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन, कैन नॉट नहीं होगा, कैन बी, क्योंकि अगर इनहिबिटर बाइंड हो गया और तुम सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन बढ़ा दो तो इनहिबिटर बाहर निकल जाएगा, ये अगेन बाइंड कर जाएगा, तो समझ में आ गया। तो ये भी रॉन्ग हो गया, तो करेक्ट कौन सा हो गया यहाँ पर, ए। तो एक क्वेश्चन से सारे कंसेप्ट आपके रिवाइज हो जाएंगे। देखो अपने में जबरदस्त क्वेश्चन है, थोड़ा लेवल थोड़ा चेंज किया है हमने इसके अंदर, जैसे इनुलिन फाउंड इन ओनियन गार्लिक टिश्यू इज पॉलीमर will entirely of fructose unit, absolutely right। वैसे एनसीईआरटी में हमने दे रखा है ऑलरेडी लाइन कि इनुलिन प्रेजेंट इन रूट ऑफ डहलिया प्लांट इज अ रिजर्व फूड, तो यहां पर भी रिजर्व फूड है। इनुलिन एक्चुअल में ओनियन में भी मिलता है और गार्लिक टिश्यू में भी मिलता है, ठीक है, और डहलिया प्लांट की रूट में भी मिलता है, इट इज अ पॉलीमर ऑफ फ्रक्टोज, एनसीईआरटी की लाइन है, ठीक है। स्टेटमेंट सेकंड देखो, काइटिन अ स्ट्रक्चरल हेटेरोपॉलीमर, नो, काइटिन इज अ होमोपॉलीमर है, हेटेरोपॉलीमर नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट आ जाओ, थर्ड देखो, न्यूक्लिक एसिड, डीएनए, आरएनए आर पॉलीमर ऑफ न्यूक्लियोटाइड, एब्सोल्युटली राइट। नेक्स्ट देखो, अ न्यूक्लियोटाइड इज फॉर्म्ड व्हेन अ फॉस्फेट ग्रुप इज एस्टरीफाइड टू सुगर ऑफ अ न्यूक्लियोसाइड, बिल्कुल एब्सोल्युटली राइट। भाई आप जानते हो भाई न्यूक्लियोसाइड क्या होगा, सुगर और नाइट्रोजनस बेस जुड़ जाते हैं, इट इज अ न्यूक्लियोसाइड। इसमें एस्टरीफिकेशन हो जाए फास्फोरस का, फास्फोएस्टर बॉन्ड बन गया, ठीक है, तो इसको क्या बोलेंगे, न्यूक्लियोटाइड, न्यूक्लियोटाइड्स, और इन दोनों को क्या बोलेंगे, न्यूक्लियोसाइड, ये तो क्लियर हो गया। तो ये भी ठीक है, तो इसमें तीन ऑप्शन करेक्ट है, ठीक है, फर्स्ट सेकंड नहीं होगा, थर्ड फोर्थ, फर्स्ट थर्ड फोर्थ, ए ऑप्शन आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट, इन विच ऑफ द फॉलोइंग सेट डू ऑल थ्री आइटम करेक्टली, ठीक है, बिलोंग टू द कैटेगरी नेम, ठीक है, एरोमेटिक अमाइनो एसिड, वैलिन, टायरोसिन, फिनाइलएलेनिन टायरोसिन है, ठीक है, ठीक है, ये तो वैलिन तो है ही नहीं ना, गलत। न्यूक्लियोसाइड, साइड की बात चल रही है, ग्वानोसिन, एडेनोसिन, ग्वानिन, ये नहीं है, एडेनोसिन है, ग्वानोसिन है, ये नहीं है। फैटी एसिड, स्टेरिक एसिड है, ऑलिक एसिड है, सिट्रिक एसिड, फैटी एसिड नहीं है। न्यूक्लियोटाइड एसिड लगा दो, ग्वानाइलिक एसिड, साइटिडाइलिक एसिड, यूरिडाइलिक एसिड, मतलब ये क्वेश्चन की प्रैक्टिस जितनी तरीके से बन सकते थे ना, यहीं से बनेगा, इससे बाहर नहीं जाएगा, ठीक है। तो फोर्थ ऑप्शन आ गया, बी ऑप्शन आ गया, फोर्थ ऑप्शन, मतलब अल्टीमेट लेवल क्वेश्चंस मिलने वाले हैं आपको, ठीक है। अब स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन से क्वेश्चन आता ही आता है, तो प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी, क्वाटरनरी, आ जाओ, ठीक है।
एग्जाम्पलीफाई द बीटा प्लेटेड शीट ऑफ सिल्क, ठीक है, फिब्रोइन। तो कौन सा होगा? सेकेंडरी स्ट्रक्चर। भाई बीटा प्लेटेड शीट होता है, सिल्क के अंदर होता है, ठीक है। नेक्स्ट आ जाओ, एग्जाम्पलीफाइड बाय अमाइनो एसिड सीक्वेंस ऑफ इंसुलिन ए एंड बी। भाई दो पॉलीपेप्टाइड चेन होती हैं, और दो पॉलीपेप्टाइड चेन का मतलब है क्वाटरनरी स्ट्रक्चर, क्वाटरनरी स्ट्रक्चर, ठीक है। एग्जाम्पलीफाई द 5 बाय द 4 सब यूनिट, अच्छा, इंसुलिन ए एंड बी चेन, ठीक है, 4 सब यूनिट असेंबल बाय हीमोग्लोबिन। अच्छा एक मिनट रुको, ठीक है। एग्जाम्पलीफाइड द अमाइनो एसिड, अमाइनो एसिड, अच्छा अमाइनो एसिड सीक्वेंस की बात कर रहा है, अमाइनो एसिड सीक्वेंस ऑफ इंसुलिन ए एंड बी चेन। अब यहां पूरे स्ट्रक्चर की बात नहीं कर रहा है, उसमें अमाइनो एसिड सीक्वेंस की बात कर रहा है। तो अमाइनो एसिड सीक्वेंस की बात कर रहा है तो इट इज अ प्राइमरी स्ट्रक्चर, ठीक है। नेक्स्ट आ जाओ, अब आ जाओ 4 सब यूनिट क्वाटरनरी स्ट्रक्चर, ठीक है। अब ग्लोबुलर फोल्डिंग ऑफ मायोग्लोबिन टर्शरी स्ट्रक्चर। अब देखो ऐसे क्वेश्चंस अल्टीमेट क्वेश्चन है। अब यहां जैसे ही वो पढ़ेगा कि बात कर रहा है इंसुलिन का ए और बी चेन, तो इंसुलिन कैसे स्ट्रक्चर होता है, इंसुलिन पूछेगा तो आप बोलोगे भाई मोर देन वन पॉलीपेप्टाइड, क्वाटरनरी स्ट्रक्चर। पर वो क्या पूछ रहा है, वो ओनली अमाइनो एसिड सीक्वेंस की बात कर रहा है, तो इट इज अ प्राइमरी स्ट्रक्चर। क्लियर बिल्कुल। तो ए का सेकंड हो जाएगा, सेकंड है यही आ गया बी ऑप्शन, ठीक है, बी का फर्स्ट। नेक्स्ट आ जाओ, स्टेटमेंट देखो, एंजाइम आइसोलेट फ्रॉम ऑर्गेनिज्म, ठीक है, इनहेबिटिंग डीप सी हाइड्रोथर्मल वेंट्स टिपिकली रिमेन स्टेबल। भाई आपको पता है जितना सी के नीचे जाओगे हॉट मतलब लावा है नीचे, ठीक है, हीट ज्यादा होती है वहां पर, जो थर्मोफिलिक बैक्टीरिया देखने को मिलते हैं हॉट स्प्रिंग्स में मिलते हैं, सल्फर स्प्रिंग्स के अंदर, तो वो हाई टेम्परेचर पर स्टेबल रहते हैं, बिल्कुल ठीक है। नेक्स्ट आता है एक्सपोजर टू लो टेम्परेचर, लो टेम्परेचर परमानेंटली डीनेचर, नो, लो टेम्परेचर पर एंजाइम का डिफ्यूजन स्लो हो जाता है, डीनेचरेशन नहीं होता, ठीक है। तो ये ऑप्शन गलत हो जाएगा। तो स्टेटमेंट फर्स्ट करेक्ट है बट स्टेटमेंट सेकंड इनकरेक्ट है, सी ऑप्शन आ जाएगा। अब आप ही देखो क्वेश्चंस का लेवल क्या है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग एंजाइम्स आर करेक्ट, करेक्ट पूछा है इन्होंने। एंजाइम आर मोस्टली प्रोटीन, यस मोस्टली प्रोटीन होते हैं बट सम आल्सो आरएनए मॉलिक्यूल, सम एंजाइम आर आरएनए मॉलिक्यूल, यस। एंजाइम लोअर द एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ रिएक्शन, यस, ये रिएक्शन की एक्टिवेशन एनर्जी को कम करके, ठीक है, रिएक्शन को फास्ट करा देते हैं। एंजाइम अल्टर द इक्विलिब्रियम ऑफ रिएक्शन, नो, कभी भी एंजाइम किसी भी रिएक्शन की इक्विलिब्रियम को अल्टर नहीं कर सकता, ठीक है। हाँ यह है कि इक्विलिब्रियम तक पहुंचाने के अंदर रेट ऑफ रिएक्शन को फास्ट कर सकता है, इक्विलिब्रियम को अल्टर नहीं कर सकता, ठीक है। तो फर्स्ट सेकंड थर्ड ये ऑप्शन आ जाएगा। क्लियर है बिल्कुल। तो आप खुद अंदाजा लगाओ, अच्छा आप खुद अंदाजा लगाओ कि किस लेवल के क्वेश्चंस हैं। क्लियर है बिल्कुल। तो अब समझ में आ गया होगा कि इस टेस्ट सीरीज का लेवल क्या है, ठीक है। बच्चों देखो ये एक्लब टेस्ट सीरीज हम लोगों ने स्टार्ट की थी, उसका पहला टेस्ट 26 जुलाई को हुआ था। तो एक्लब टेस्ट सीरीज में हम लोगों ने क्या किया है कि हर पेपर को अलग कैटेगरी का बनाया है। मतलब जैसे मैंने मतलब क्या हुआ है कि कुछ पेपर बहुत टफ है, कुछ पेपर लेंदी है, कुछ पेपर में फिजिक्स टफ है, कुछ पेपर में केमिस्ट्री टफ है, कुछ पेपर में बायो टफ है, कुछ पेपर ऐसा आया है कि जैसे मैंने मान लो 2024 का ही पेपर दे दिया है उसका डाटा चेंज करते हुए। मतलब एक्लब टेस्ट सीरीज में 8-10 पैटर्न के पेपर लिए गए हैं। ऐसा क्यों किया गया है? ऐसा इसलिए किया गया है जैसे आप हर तरह का पेपर पहले ही देख लो एग्जाम से पहले, तो जब आप पेपर हॉल में पहुंचो तो आप पहचान जाओ यार ये तो टफ कैटेगरी का पेपर है, टफ और लेंदी, तो यदि मैंने इसमें 500 भी स्कोर कर लिया तो मेरा MBBS हो जाएगा, मिल जाएगी, मेरी सीट पक्की हो जाएगी, है ना। तो इस बात को ध्यान में रखते हुए एक्लब टेस्ट सीरीज में पेपर बनाए गए हैं। तो पहला टेस्ट इसका 26 जुलाई को हुआ था। तो ये किस कैटेगरी का टेस्ट है पहले तो मैं आपको ये एक्सप्लेन करूंगा, फिर आपको कुछ क्वेश्चन भी दिखाऊंगा कि इतने अच्छे अच्छे क्वेश्चन इसमें डाले गए। तो चलो एक एक करके सारी बातें बताता हूं। देखो इस टेस्ट की यदि मैं बात बताऊं तो इस टेस्ट में जितने भी क्वेश्चन आए, जैसे 180 क्वेश्चन आए, तो 180 क्वेश्चन में से 123 क्वेश्चन हार्ड थे। 180 क्वेश्चन में से 123 क्वेश्चन हार्ड थे। मतलब ये जो टेस्ट था हार्ड और लेंदी था, हार्ड था और साथ साथ में लेंदी भी था, लेंदी था।
ये टेस्ट हार्ड था और लेंदी था। इसका मतलब यदि इसके कटऑफ की बात की जाए तो आप ये मान के चलो, जिस बच्चे के 500 नंबर इस पेपर में हैं, 500 मार्क्स जो बच्चा इस पेपर में ला रहा है, वो बच्चा आप ये मान के चलो उसको एमबीबीएस मिल जाएगा। उसको एमबीबीएस मिल जाएगा यदि बच्चे के 500 से लेके 520 तक आ रहे हैं। 500 से 520 मार्क्स तक यदि किसी बच्चे के आ रहे हैं इस पेपर में, तो उसको एमबीबीएस मिल जाएगा आराम से। क्यों? क्योंकि पेपर काफी हार्ड है, ठीक है, और साथ साथ में लेंदी है। अब आप सोचो ना, 120 क्वेश्चन, 180 क्वेश्चन में से 123 क्वेश्चन हार्ड कैटेगरी के हैं, टफ कैटेगरी के। बाकी भी एनालिसिस है, जैसे फिजिक्स में कौन से क्वेश्चन हार्ड हैं, वो देखो क्वेश्चन नंबर दिए गए हैं, ठीक है, और ये देखो इसी तरह से केमिस्ट्री में कौन कौन से क्वेश्चन हार्ड है, बायो में कौन कौन से क्वेश्चन हार्ड है, ये पूरी एनालिसिस हर बच्चे को मिलती है। इस तरह की पेपर के बाद पीडीएफ हर बच्चे को जाती है कि कितने क्वेश्चन हार्ड थे, कौन सा क्वेश्चन हार्ड था, ठीक है, इसका कट ऑफ क्या जाएगा, और भी डिटेल जाती है। जैसे ये देखो लिखा है, सबसे ज्यादा क्वेश्चन किस सब्जेक्ट में स्किप हुए, केमिस्ट्री में स्किप हुए 70% के आसपास, 70% के आसपास। तो इस तरह से पूरी एनालिसिस दी जाती है और साथ साथ में कट ऑफ भी बताया जाता है। इससे हमें यह पता चल जाता है कि हाँ यार, इस कैटेगरी के पेपर में मेरे इतने नंबर हैं तो हम अच्छा कर रहे हैं। अब आपको कुछ क्वेश्चन भी दिखाता हूं। जैसे देखो, क्वेश्चन तो बहुत सारे थे मगर मैंने कुछ 2-4 क्वेश्चन सेलेक्ट किए हैं, ठीक है। जैसे ये देखो, अब इस क्वेश्चन को समझो आप लोग। कहा गया है क्वांटिटी ऑफ एल्युमिनियम, एक क्वांटिटी ऑफ एल्युमिनियम हैज ए मास ऑफ 81 ग्राम। डिटरमाइन द मास ऑफ मैग्नीशियम containing the same number of atom as this quantity of aluminum. This mass of magnesium is then react completely with excess of dilute HCl. Calculate the volume of hydrogen gas liberated as HTP. देखो, इस क्वेश्चन को अच्छी तरह से बनाया गया है और टफ बनाया गया है, अच्छा क्वेश्चन बनाया गया। क्वेश्चन क्या है जरा गौर समझना। उन्होंने कहा कि 81 ग्राम एल्युमिनियम के पास जितने एटम हैं उतने ही एटम मैग्नीशियम के पास हैं। 81 ग्राम एल्युमिनियम के पास जितने एटम हैं उतने ही नंबर ऑफ एटम मैग्नीशियम के पास है। और वो मैग्नीशियम की क्वांटिटी रिएक्ट करती है डाइल्यूट HCl के साथ, डाइल्यूट HCl के साथ। तो बताओ कितनी हाइड्रोजन गैस रिलीज होगी एचटीपी पर। तो बताओ कितनी हाइड्रोजन गैस रिलीज होगी एचटीपी पर। अब देखो सिंपल सी बात है, हाइड्रोजन गैस की वैल्यू पूछ रहा है, स्टोइकियोमेट्री का क्वेश्चन है। तो मैंने आपको एक ही बात बताई है स्टोइकियोमेट्री के क्वेश्चन में कि भाई रिएक्शन बैलेंस करो और जो पूछा जाए और जो निकालना हो उनके मोल अपॉन कोफिशिएंट के रेशियो बराबर करो। तो रिएक्शन बैलेंस कर लो, बैलेंस हो गई। Mg1 2Cl 2 हाइड्रोजन 2 हाइड्रोजन। अब यदि मुझे हाइड्रोजन की वैल्यू चाहिए तो इनमें से किसी एक की वैल्यू पता हो तो Mg की वैल्यू पता चल जाएगी। कैसे? वो कह रहा है जितने एटम 81 ग्राम एल्युमिनियम में है उतने ही एटम मैग्नीशियम में। तो एल्युमिनियम में कितने एटम है? कैसे? मास दिया है, मोल बना लिया, 3 मोल हो गए। तो 3 मोल एल्युमिनियम है। अब इसको एटम में बनाओ, Na का मल्टीप्लाई कर दिया, तो इतने एल्युमिनियम एटम है। इसका मतलब इतने ही एटम मैग्नीशियम के हैं, है ना। मैग्नीशियम एटम कितने हैं? इतने एटम है। अब हमें इसका मास बनाना पड़ेगा, तो नंबर ऑफ एटम दिए हैं तो इसको मोल बना लो। तो मोल ऑफ Mg कैसे बनेगा? नंबर ऑफ एटम को मोल बनाओगे तो कैसे बनाओगे? Na से डिवाइड करके। तो ये देखो Na से डिवाइड कर दिया तो 3 मोल Mg आ गया। तो भाई हमें Mg के मोल मिल गए। अब Mg के मोल मिल गए तो रूल क्या है? मोल अपॉन कोफिशिएंट का रेशियो बराबर करो। तो मोल अपॉन कोफिशिएंट, मोल ऑफ हाइड्रोजन अपॉन कोफिशिएंट। हाइड्रोजन का भी कोफिशिएंट कितना है? 1।
इसका मतलब मोल ऑफ हाइड्रोजन आ गए। कितने मोल हाइड्रोजन आ गई? 3 मोल। अब मोल को वॉल्यूम बनाओ, तो मोल को वॉल्यूम बनाने के लिए 22.4 से मल्टीप्लाई, 22.7 से मल्टीप्लाई, इस समय 22.7 चल रहा है, तो 22.7 से मल्टीप्लाई, इन्होंने 22.4 से मल्टीप्लाई कर रखा है, इन्होंने 22.4 से मल्टीप्लाई कर रखा है, इसलिए इनका आंसर ये आ रहा है। तो 22.4 से कर लो भाई। वैसे इस समय 22.7 चल रहा है, मगर 22.4 से करना है तो 4 से कर लो। 8 4 दूनी 12, 1 3 दूनी 6, 1 7, 3 दूनी 6, ये देखो आगे है। तो ये क्वेश्चन की लैंग्वेज बहुत अच्छी है, कैलकुलेशन है मगर बहुत ज्यादा नहीं है। वो कह रहा है कि 81 ग्राम एल्युमिनियम में जितने एटम है उतने ही एटम मैग्नीशियम में है, और वो मैग्नीशियम की क्वांटिटी डाइल्यूट HCl से रिएक्शन करती है, तो बताओ कितनी हाइड्रोजन गैस रिलीज होगी, बताओ कितनी हाइड्रोजन गैस रिलीज होगी। तो देखो इस तरह के अच्छे अच्छे कॉन्सेप्ट के क्वेश्चन है, बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन डाले गए कॉन्सेप्ट के। जैसे ये क्वेश्चन पढ़ो, इक्वल मोलर क्वांटिटी ऑफ NaCl एंड ग्लूकोज आर सेपरेटली यूज्ड टू मेल्ट स्नो ऑन ए रोड ऑफ द सेम टेम्परेचर, विच एडिटिव प्रोड्यूस ए ग्रेटर डिस्पर्सन इन द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ द रिजल्टिंग सोल्यूशन एंड वाई। देखो होता क्या है कि रोडों में जब बर्फ जम जाती है तो वहां पर नमक के पानी का छिड़काव किया जाता है, NaCl के पानी का। तो वो कह रहे हैं कि रोड में बर्फ जमी है, मैंने सेम क्वांटिटी में नमक का पानी डाल दिया है और सेम क्वांटिटी में सेम कंसंट्रेशन में ग्लूकोज का पानी डाल दिया है। मान लो 2 रोडें हैं, एक में नमक का पानी डाल दिया, एक ग्लूकोज का पानी डाल दिया, तो कौन ज्यादा इफेक्टिव होगा और क्यों, ये पूछा जा रहा है, ये पूछा जा रहा है। तो देखो होता क्या है, देखिए डेल्टा TF इक्वल टू होता है IKFM, तो मोलरिटी तो दोनों की सेम है, मोलरिटी तो दोनों की सेम है, इक्वल मोलरिटी कहा गया है। KF सॉल्वेंट के लिए होता है और सॉल्वेंट दोनों में एक ही है, वाटर, ये भी सेम हो गया। इसका मतलब जिसका वांट ऑफ फैक्टर ज्यादा होगा वो मेल्टिंग पॉइंट को ज्यादा डिक्रीज करेगा, और मेल्टिंग पॉइंट यदि कम होगा तो बर्फ क्या है, ढीली हो जाएगी। ढीली क्यों हो जाएगी, वैसे आइस का मेल्टिंग पॉइंट कितना है, 0, मगर यदि -3 हो तो 0 वाली तो पानी दिखेगी ना। यदि मैं उसका मेल्टिंग पॉइंट -3 कर दूं तो 0 वाला तो क्या होगा, पानी हो जाएगा। क्यों, क्योंकि तुमने मेल्टिंग पॉइंट और कम कर दिया है। तो होता क्या है, NaCl का I वांट ऑफ फैक्टर 2 होता है और ग्लूकोज का वांट ऑफ फैक्टर 1 होता है, तो ज्यादा इफेक्टिव कौन होगा, NaCl होगा। क्यों, NaCl की वैल्यू ज्यादा है तो डेल्टा TF ज्यादा है, और डेल्टा TF क्या है, डिस्पर्सन, मतलब मेल्टिंग पॉइंट को कम कर देगा, और मेल्टिंग पॉइंट कम हो जाएगा तो बर्फ जल्दी से पिघल जाएगी, और जल्दी से पिघल जाएगी तो रोड से आसानी से बर्फ हटा पाओगे। तो ज्यादा इफेक्टिव कौन है, NaCl है। क्यों, क्योंकि NaCl का वांट ऑफ फैक्टर ग्रेटर देन 1 है, जिसकी वजह से मान लो NaCl ने उस बर्फ का मेल्टिंग पॉइंट -5 डिग्री कर दिया, तो 0 डिग्री पर वो बर्फ पानी हो जाएगी, तुरंत पानी जैसी हो जाएगी और आसानी से पिघल के निकल जाएगी। तो NaCl बिकॉज इट डिसोसिएट इनटू आयन एंड इंक्रीज द इफेक्टिव सॉल्यूट पार्टिकल कंसंट्रेशन, वांट ऑफ फैक्टर ग्रेटर देन 1। ग्लूकोज बिकॉज इट इज ए हायर मॉलिक्यूलर मास, गलत। बोथ प्रोड्यूस इक्वल डिस्पर्सन, गलत। नाइदर फ्रीजिंग पॉइंट डिस्पर्सन डिपेंड ऑन द नेचर ऑफ सॉल्वेंट, ये तो सही लिखा है। नाइदर फ्रीजिंग पॉइंट डिस्पर्सन डिपेंड ओनली ऑन द नेचर ऑफ सॉल्वेंट, गलत। यही आंसर है, NaCl होगा। क्यों, क्योंकि NaCl आयोनाइज हो जाएगा तो वांट ऑफ फैक्टर बढ़ जाएगा, जिससे उसका क्या होगा, जिससे उसका क्या होगा, डिस्पर्सन, मतलब फ्रीजिंग पॉइंट कम हो जाएगा, और फ्रीजिंग पॉइंट कम होगा तो आसानी से गैस, आसानी से बर्फ पिघल जाएगी। तो देखो इस तरह के नए नए तरीके के आपको क्वेश्चन दिए गए हैं, जैसे आपको थोड़ा सा आइडिया लगे। जैसे ये देखो क्वेश्चन तो बहुत लाया हूं मैं, 2-3 बस पढ़ के दिखाता हूं, लाया तो बहुत हूं मगर 2-3 पढ़ के दिखाता हूं। जैसे ये क्वेश्चन देखो, कंसीडर द रिएक्शन A = B + C
where the initial concentration of A is 1 molar, it is found that 20 minutes are required for 25% completion of the reaction. 20 मिनट में 25% रिएक्शन खत्म हो जाती है. द रिएक्शन फॉलो द रेट लॉ dBT upon dt equal to K concentration of A. Calculate the half life of the reaction. रिएक्शन का हाफ लाइफ पीरियड निकालना है. अब देखो तुम्हें देखने में लग रहा है बहुत टफ क्वेश्चन. वो कह रहा है कि 20 मिनट में 25% रिएक्शन खत्म होती है. इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट 1 मोलर है. तो इस रिएक्शन का हाफ लाइफ पीरियड बताओ. तो सबसे पहली बात है कि इन्होंने क्या किया है, आपको फंसाने के लिए आपको ये नहीं बताया है कि ये किस ऑर्डर की रिएक्शन है. इन्होंने ये नहीं बताया है ये किस ऑर्डर की रिएक्शन है. तो मुझे इस इक्वेशन से पता चल जाएगा. क्यों? रेट लॉ इक्वेशन में कंसंट्रेशन की जो पावर लगी होती है उसी को ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कहते हैं. रेट लॉ इक्वेशन में कंसंट्रेशन की जो पावर होती है उसी को ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कहते हैं. तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कितना है? 1. इसका मतलब ये फर्स्ट ऑर्डर की रिएक्शन. तो चलो भाई, आपको ये पता चल गया कि ये फर्स्ट ऑर्डर की है. अब टी हाफ निकालोगे कैसे? देखो, मैंने ऐसे क्वेश्चन करा रखे हैं. ये वैसा ही क्वेश्चन है जैसे आपने कर रखे हैं. कौन से? यदि 20 सेकंड में 90% रिएक्शन खत्म होती है तो बताओ 50% रिएक्शन कितने सेकंड में खत्म होगी? देखो, 20 मिनट में 25% रिएक्शन खत्म होती है तो 50% रिएक्शन कितने मिनट में खत्म होगी? क्यों? हाफ लाइफ पीरियड का मतलब क्या है? हाफ लाइफ पीरियड वो समय होता है जिसमें रिएक्शन 50% डिकम्पोज हो जाए. तो मैंने ऐसे क्वेश्चनों के लिए आपको बताया था कि उनके के बराबर कर दो. 20% खत्म होने वाला रेट कांस्टेंट और 50% खत्म होने वाला रेट कांस्टेंट की इक्वेशन लिखो और बराबर कर दो. तो देखो 20% की इक्वेशन क्या आएगी? 1/T 20 मिनट है ना, ln लॉग ले लो 2.3032 लॉग इनिशियल 100%. क्यों? परसेंटेज में रिएक्शन चल रही है. तो यदि कोई रिएक्शन परसेंटेज में चल रही है तो इनिशियल वैल्यू 100%. अब 25% रिएक्शन खत्म हो गई तो बची कितनी? 75%. भाई 25% खत्म हो गई तो बची कितनी? 75%. फार्मूला क्या होता है? 1/T 2.3032 लॉग A0/AT. A0 इनिशियल कंसंट्रेशन, AT आफ्टर टी टाइम कंसंट्रेशन. तो 25% डिकम्पोज हो गया तो आफ्टर 20 मिनट कितना बचेगा? 75%. अब यही के फिर से लिखो टी हाफ के लिए. टी हाफ टाइम कितना लगा? टी हाफ. और जब टी हाफ टाइम लगेगा तो जरा बताओ रिएक्शन कितनी डिसोसिएट हो जाएगी? रिएक्शन कितनी डिसोसिएट हो जाएगी? 50%. तो बचेगी कितनी? 50%. अब दोनों के बराबर कर दो. तो जब तुम के बराबर करोगे तो ये इक्वेशन ऐसे आ जाएगी. देखो मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं, डरना नहीं. ठीक है बच्चों, डायरेक्ट लिख रहा हूं. ये देखो, वैसे तो मैं एकदम डायरेक्ट लिख देता मगर मैं थोड़ा सा करके भी दिखा देता हूं. ये देखो कैसे. अरे ये क्या है? 4 बार जाएगा 25 से. 25 चौको 100, 25 तिया 75 तो 4/3 हो गया. 2.303 कट जाएगा तो 1/20 लॉग 4/3. 1/T हाफ लॉग 50 से डिवाइड करोगे तो 2. अब दोनों की वैल्यू दी है. ln 2 की वैल्यू भी दी है, ln 4/3 की वैल्यू भी दी है. बस वैल्यू डाल दो. बस सॉल्व कर लो. है ना? चाहे ln लिखो चाहे लॉग लिखो कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि दोनों बराबर में है. अब इसको सॉल्व कर लो, ये आंसर आ जाएगा. चेक कर लीजिए, चेक कर लीजिए. इसको इधर ले आइए, उसको उधर ले जाइए. ये देखो, अब सॉल्व कर लीजिए. अब आप इसको सॉल्व कर लीजिए. ठीक है, तो जब सॉल्व करोगे तो आंसर आ जाएगा.
तो ये क्या बता रहा है, बस ऐसे ही करना है क्वेश्चन। तो ये यार एक्लब टेस्ट सीरीज बहुत शानदार है, बहुत डिफरेंट डिफरेंट टाइप के पेपर दिए गए और मैंने इसीलिए कुछ क्वेश्चन आपको दिखाए करके। वैसे तो बहुत सारे क्वेश्चन हैं अच्छे से अच्छे, मगर मैंने कुछ क्वेश्चन आपको करके दिखाए कि देखो किस किस तरह के क्वेश्चन आ रहे हैं। बड़े शानदार शानदार क्वेश्चन डाले जा रहे हैं, बहुत अच्छी है। तो जो भी बच्चे टेस्ट सीरीज के थ्रू प्रिपरेशन कर रहे हैं वो एक्लब टेस्ट सीरीज को ले सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो अगले टेस्ट सीरीज में मिलेंगे, जब टेस्ट होगा तो एनालिसिस करने आएंगे। आप कैसे हो बेटा आप लोग? तो एकलव्य टेस्ट सीरीज का एक रिव्यू है जिसमें मैं आपको कुछ क्वेश्चंस दिखा रहा हूँ कि किस तरह के हमारे पास क्वेश्चंस हैं इस टेस्ट में। दूसरा क्या है बेटा, 59 टोटल टेस्ट हैं इसमें, जिसमें आपके 43 आपके फुल सिलेबस हैं, 4 क्यूमुलेटिव हैं, बाकी 12-13 आपके पार्ट टेस्ट हैं। अब पहला टेस्ट आपका 26 जुलाई को हो चुका है, तो जो बच्चे चाहते हैं कि नहीं सर हम दोबारा इस टेस्ट सीरीज से जुड़ना चाहते हैं, तो बेस्ट तरीका क्या है, 2 या 3 अगस्त को हमने जो फर्स्ट टेस्ट का सिलेबस है उसी को रिपीट करें डिफरेंट पेपर के साथ। तो जो बच्चे ऐसे हैं जिनके 500 सवा 500 नंबर है, वो एक टेस्ट सीरीज चाहते हैं और साथ में चाहते हैं लेक्चर भी हो, तो एकलव्य टेस्ट सीरीज के साथ आप जा सकते हो। ठीक है, मैं क्वेश्चंस आपको दिखा रहा हूँ, एक बार ध्यान से देख लो और कुछ को सॉल्व भी कर रहा हूँ। तो ये क्वेश्चंस है बेटा आपके पास, देखो जैसे ये वाला क्वेश्चन है, आप पढ़ोगे ध्यान से तो आप कर पाओगे। जैसे इंटरफेस इज सब डिवाइडेड इनटू G1 as G2 फेज, डिस्पाइट बीइंग मेटाबॉलिकली हाईली एक्टिव इट इज मिसलीडिंगली टर्म द रेस्टिंग फेज। जैसे हम रेस्टिंग फेज बोलते हैं ना इंटरफेस को, पर वो होता तो नहीं है, उसमें काफी एक्टिविटी है। तो ये स्टेटमेंट ठीक लग रही है मुझे, यस ये स्टेटमेंट हमारे पास क्या है, ठीक लग रही है मुझे। उसके बाद ड्यूरिंग द एस फेज डिप्लॉयड सेल में इनिशियल अमाउंट 2C दे रखा है, डीएनए कंटेंट 4C है, इसी तरीके से कह रहा है 2N से 4N हो जाता है, तो डीएनए क्रोमोसोम नंबर तो चेंज नहीं होता, इसका मतलब ये स्टेटमेंट गलत है। अब ये कह रहा है कि एनिमल सेल में सेंट्रियोल डुप्लीकेशन साइटोप्लाज्म में होती है, प्रोसीड कंकरेंटली विद द डीएनए रेप्लिकेशन न्यूक्लियस में होती है, सही है ये बात, डीएनए रेप्लिकेशन। दूसरा कह रहा है अ सेल परमानेंटली एग्जिस्ट इन G1 सच एज कार्डियक मसल सेल इज सेट टू एंटर क्विसेंट स्टेज, तो ये भी क्विसेंट स्टेज में चले जाते हैं पर परमानेंट क्विसेंट स्टेज में जाते हैं। तो अगर मुझे दिख रहा है कि 1 आपका 4 और 3 ठीक है, 1 4 3 ठीक है, तो ये आंसर आ गया। तो इस लेवल के क्वेश्चन है, जैसे ये डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन, अगर आप देखेंगे ना, अगर आप देखेंगे तो ये हमारे पास डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन। अब देखो ये लिपिड बाइलेयर को पूछा क्या है, तो इट फॉर्म द बेसिक्स फ्रेमवर्क ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन, प्रोटीन है नहीं, जेनेटिक मटेरियल है नहीं, एटीपी बनती है नहीं, तो इसीलिए आंसर क्या हो गया, ये हो गया। तो ये देखो डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन भी इस टेस्ट सीरीज में हमारे पास है, ठीक है। उसके बाद जैसे ये वाला एक क्वेश्चन है 178, तो इसमें क्या बोल रहा है, देखो आप ध्यान से, द न्यूक्लियोलस इज फंक्शन, देखो स्टेटमेंट बेस्ड आते हैं, तो न्यूक्लियोलस इज अ फंक्शन साइट जहां पर क्या बनता है, आरआरएनए, सही लग रहा है ये, है ना, आरआरएनए बनता, सही लग रहा है ये, ठीक है। उसके बाद ये उन सेल्स में बड़ा होता है और ज्यादा नंबर में होता है जो सेल प्रोटीन बनाते हैं, तो दोनों स्टेटमेंट करेक्ट है ना, बोथ स्टेटमेंट आर करेक्ट। तो आपको ये समझना पड़ेगा इस टेस्ट में ना एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन है, स्टेटमेंट बेस्ड है, डायग्राम बेस्ड है, और उसके अलावा अगर आप ध्यान से देखेंगे हमने वो वाला जो इस बार पैटर्न फॉलो हुआ था, आपको याद है इस बार एक स्पेशल पैटर्न फॉलो हुआ था, फिल इन द ब्लैंक्स भी दे रहे थे, तो उस टाइप के क्वेश्चंस भी हमने इस टेस्ट सीरीज में डाले हैं, ठीक है। तो ये देख लो आप, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, साइटोसोल, टोनोप्लास्ट, ये हो गया, ये हो गया, ये चीज देखो, तो इसमें टोनोप्लास्ट होती है मेम्ब्रेन वैक्यूल की, और उसमें सेल सैप होता है। अब सैप क्या होता है ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। इस तरीके से देखो ये दे रखा है, ये स्टेटमेंट है, मल्टी स्टेटमेंट है, ठीक है। एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम किसे कहते हैं, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम लाइज, प्लास्टिड्स है कि नहीं है, तो ये तो गलत हो गया, प्लास्टिड्स नहीं होते, ठीक है। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम प्रोमिनेंट साइट है, प्रोटीन सिंथेसिस डेस्टाइन्ड फॉर सेक्रेशन, सही लग रहा है, तो फर्स्ट मेरे पास गलत है, तो ऐसा मेरे पास ऑप्शन ये बन रहा है, ऑल 4 तो बनेगा नहीं, बाकी में फर्स्ट है, तो आप देखोगे तो मेरे पास ये आ जाएगा, है ना, ये आ जाएगा सी आंसर। तो मैं वही आपको समझा रहा हूँ, अच्छे क्वेश्चन है, आप करोगे, जैसे ये मैच द फॉलोइंग भी है हमारे पास, ठीक है। ये वाला क्वेश्चन है, स्टेटमेंट है 3, तो किस तरह के स्टेटमेंट, 4 स्टेटमेंट में से सिलेक्ट करना है, 3 में से सिलेक्ट करना है, कुछ फिल इन द ब्लैंक्स टाइप के, मैच द फॉलोइंग है, ये है। आप लेवल एक बार चेक कर लो, आपको आइडिया हो जाएगा किस तरह के क्वेश्चन है, ठीक है। और एक चीज मैं आपको और बता देता हूँ, इस टेस्ट सीरीज में हमने क्या प्लान किया, मैं आपको थोड़ा सा और आइडिया दे देता हूँ। इस टेस्ट सीरीज में हमने प्लान किया है कि कुछ टेस्ट के बाद से लेवल चेंज होने लगेगा, मतलब फिजिक्स का टफ आने लगेगा। जैसे हमने जो प्लान किया है वो मैं आपको बता देता हूँ, कि जैसे मान लेते हैं किसी टेस्ट में फिजिक्स टफ आएगी, यस फिजिक्स टफ आएगी, किसी टेस्ट में केमिस्ट्री, पर ये हमने फुल सिलेबस में किया है, क्योंकि पार्ट टेस्ट में इस चीज को नहीं कर सकते। तो फुल सिलेबस जो टेस्ट होंगे उसमें हमने क्या किया है
कि फिजिक्स किसी में टफ आ रही है, किसी में केमिस्ट्री टफ आ रही है, किसी में बायो टफ आ रही है। उस तरीके से हमने टेस्ट सीरीज को डिजाइन किया। ठीक है, तो अभी तक जिन्होंने स्टार्ट नहीं किया, टेस्ट सीरीज से स्टार्ट करना चाहते हैं, वो एकलव्य टेस्ट सीरीज से जा सकते हैं। ठीक है बेटा, मिलते हैं। आप क्वेश्चन एक बार देख लो किस लेवल के आपने फिजिक्स के देख लिए, जूलॉजी के देख लिए, केमिस्ट्री के देख लिए, बायो बॉटनी के देख लिए, इससे आपको आइडिया लग जाएगा। ठीक है बेटा, मिलते हैं, बाय। बेटा 26 जुलाई को एकलव्य टेस्ट सीरीज का पहला टेस्ट हुआ, उसका फिजिक्स के पेपर का एनालिसिस देखते हैं अपन। पेपर जो है ओवरऑल थोड़ा सा लेवल अप टाइप कैटेगरी में है। इसमें आपके मार्क्स 120 प्लस मार्क्स होने चाहिए यदि आपकी अच्छी प्रिपरेशन चल रही है तो। और पेपर के क्वेश्चंस की लैंग्वेज थोड़ी अलग थी, नई लैंग्वेज के क्वेश्चंस यहाँ आपको देखने को मिले। थोड़ा सा ओवरव्यू करते हैं और फिर इसके कुछ क्वेश्चंस को हम डिस्कस करते हैं कि किस तरीके के क्वेश्चंस यहाँ पे थे। तो देखिए, जैसे ये वाला वेक्टर का, इसमें जो सिलेबस है वो था बेसिक मैथमेटिक्स, वेक्टर, ये यूनिट्स एंड मेजरमेंट, ये पूरा इसका सिलेबस था। इसके क्वेश्चंस आप देख सकते हो, जैसे ये है, इसमें वेक्टर का क्वेश्चन है, ये फिर देखो बेसिक मैथमेटिक्स में डिफरेंशिएशन का क्वेश्चन है, लेकिन छोटी छोटी चीजों का ध्यान दिया गया है। डिवीजन रूल लगा रहे हो तो उसमें भी चेन रूल का यूज हो। वेक्टर का भी क्वेश्चन बहुत ऐसे तरीके, देखो ए और बी वेक्टर दिया, आपको यूनिट वेक्टर निकालना है पैरेलल टू वेक्टर 2a प्लस बी। पहले आप 2a प्लस बी निकालो, जो वेक्टर आएगा उसके पैरेलल मतलब उसका यूनिट वेक्टर निकाल दो, उसके पैरेलल वेक्टर का यूनिट वेक्टर मतलब उसका यूनिट वेक्टर निकाल दो। तो इस तरीके के क्वेश्चन थे। देखो, ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन को पूछने का अलग तरीके से ये नई लैंग्वेज के क्वेश्चन बनाया गया था। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस थे, तो इसमें से अपन कुछ क्वेश्चंस यहाँ डिस्कस करेंगे। जैसे ये वाला क्वेश्चन है, इसको अपन डिस्कस करेंगे। ये वाला क्वेश्चन है, इसको अपन डिस्कस करेंगे। उसके अलावा देखो, डिफरेंशिएशन के एप्लीकेशन पे क्वेश्चन था, वेक्टर के एप्लीकेशन के ऊपर क्वेश्चन था। बाद में यूनिट्स एंड मेजरमेंट के भी बहुत सारे अच्छे अच्छे क्वेश्चन पूछे गए हैं। स्ट्रेट लाइन का है। ओवरऑल पेपर में कुछ लैंग्वेज थोड़ी डिफिकल्ट बनाई गई है। क्वेश्चंस ऐसे बहुत ज्यादा लेंथी नहीं मिलेंगे, क्वेश्चंस इजीली सोल्व कर पाओगे, लेकिन लैंग्वेज आपको थोड़ा नया देखने को मिलेगा। तो चलो कुछ क्वेश्चंस यहाँ पे अपन डिस्कस कर लेते हैं, जो इसके मेरे को थोड़े से कंफ्यूजिंग आपको कर सकते हैं क्वेश्चन। जैसे ये वाला देखो, इसकी लैंग्वेज जबरदस्ती टफ बनाई गई है। बोला बाय अप्लाइंग द एप्रोप्रिएट पावर रिडक्शन एंड कॉम्प्लीमेंट्री एंगल आइडेंटिटी। ये जबरदस्ती, एक्चुअल में आपको हैबिट होनी चाहिए कि कई बार क्वेश्चन में कुछ ऐसी चीजें दे देता है, हमें नहीं समझ में आ रहा क्या है, लेकिन हम क्वेश्चन को पढ़ते हैं और ऑप्शन देख करके सोल्व करते हैं। जैसे इसमें बोला डिटरमाइन द स्ट्रिक्टली लीनियर इक्विवेलेंट ऑफ द ट्रिग्नोमेट्रिक एक्सप्रेशन। ये कुल मिला के इसका फाइनल मोटिव ये है कि भाई ये जो इक्वेशन लिखी हुई है साइन स्क्वायर, आई थिंक इज इट विजिबल, थोड़ा सा कलर चेंज कर लेते हैं अपन, थोड़ा सा डार्क साइड में लेंगे अपन। ब्लू कलर मेरे ख्याल से दोनों पे अच्छे से दिखेगा, लाइट ब्लू कलर, थोड़ा सा ऐसा, ये यहां भी दिखेगा, यहां भी दिखेगा। ठीक है, चलो देखते हैं। तो हमारे पास था साइन स्क्वायर π/4 माइनस θ/2। बोला ये किसके इक्विवेलेंट है। देखो, हम एक फॉर्मूला जानते हैं, ये फॉर्मूला होता है साइन स्क्वायर थीटा जो होता है, इसको 1 माइनस कोस 2θ/2 लिख सकते हैं। तो यहां पे थीटा नहीं है, π/4 माइनस θ/2 है, तो इसको लिखेंगे 1 माइनस कोस, जो ये एंगल है इसका डबल, देखो इसका डबल एंगल यहां है, तो डबल करोगे तो π/4 बन जाएगा π/2 और θ/2 बन जाएगा θ/2। इसको और सिंप्लीफाई करोगे 1 माइनस कोस π/2 माइनस थीटा। देखो फर्स्ट क्वाड्रेंट में है π/2 माइनस, तो यहां पे कोस π/2 माइनस थीटा, π/2 है तो इंटरचेंज हो जाएगा, ये बन जाएगा साइन θ/2, 1 माइनस साइन θ/2। तो बस आपको ये एक्सप्रेशन को सोल्व करना था, लैंग्वेज पे ज्यादा फोकस करने की जरूरत नहीं थी। कई बार ऐसे क्वेश्चंस होते हैं, जैसे ये क्वेश्चन देखो, द मैकेनिकल पावर आउटपुट ऑफ एन इंजन मॉडल्ड एज ए फंक्शन ऑफ टाइम, ये दे रखा है, पावर कुल मिला के टाइम के फंक्शन में दे रखी है 3t² + 2t। ठीक है, हमने कहा ओके। मेजर्ड इन व्हाट, द नोइंग दैट द टोटल वर्क डन इज द एरिया अंडर द पावर टाइम कर्व। अभी एक्चुअल में आपको पावर नहीं पढ़ाया है, वहां पढ़ा देंगे तो ये लाइन मिस हो जाएगी या नहीं देगा। बोला कि हमें पता है कि भाई पावर टाइम कर्व का जो एरिया है वो वर्क डन देता है,
तो बोला वर्क डन निकालो 1 से 3 सेकंड के बीच में। कुल मिला के पावर टाइम कर्व का एरिया निकालना है, इधर पावर इधर टाइम, ये जो भी कर्व है इस कर्व का एरिया निकालना है, हमें एरिया एनक्लोज निकालना है 1 से 3 के बीच में। तो इसका जो वर्क डन है वो हो जाएगा एरिया के बराबर, और एरिया को लिखते हैं इंटीग्रेशन y dx। y पे यहां पावर है, x पे यहां टाइम है, तो p dt, और इंटीग्रेट करेंगे t इक्वल टू 1 से लेकर के t इक्वल टू 3 तक। तो देखो पावर क्या दिया था, 3t स्क्वायर प्लस 2t, ये पावर दिया है, टाइम के साथ इंटीग्रेट करेंगे 1 से 3 तक। ये इंटीग्रेशन 3t स्क्वायर का इंटीग्रेशन होगा t क्यूब बाई 3 प्लस 2t की पावर 2 बाई 2, और लिमिट लगा देंगे 1 से 3। देखो 2 2 कट गया, 3 3 कट गया, लिमिट लगाएंगे 3 3 3 9 27 प्लस 9, और इसमें से माइनस कर देंगे लोअर लिमिट 1 प्लस 1 2 माइनस कर देंगे, तो 9 चौक 36 माइनस 2 34 जूल वर्क डन होगा। 34 जूल विल बी द आंसर। तो ये इंटीग्रेशन का क्वेश्चन है, तो कैसे हम इंटीग्रेशन में कन्वर्ट करेंगे वो हम यहां से सीखते हैं। तो ये एप्लीकेशन है, यही चीजें आगे आपको क्वेश्चंस में आगे आने वाले चैप्टर्स में यूज आती है। और देखो नेक्स्ट बढ़ते हैं, जैसे ये वाला देखो, द पॉइंटिंग वेक्टर एस रिप्रेजेंट द, अब हमें नहीं पता इस टाइम पे पॉइंटिंग वेक्टर क्या होता है, लेकिन इसने बोला है उसको समझो बस। पॉइंटिंग वेक्टर कोई एस है, रिप्रेजेंट द डायरेक्शनल एनर्जी फ्लक्स डेंसिटी। हमें यह भी नहीं समझ में आ रहा क्या होता है डायरेक्शनल एनर्जी फ्लक्स डेंसिटी, तो इसने एक्सप्लेन किया है, रेट ऑफ एनर्जी ट्रांसफर पर यूनिट एरिया। हमारा जो पॉइंटिंग वेक्टर है, दिस इज द रेट ऑफ एनर्जी ट्रांसफर, रेट ऑफ एनर्जी ट्रांसफर पर यूनिट एरिया। पर यूनिट एरिया मतलब एरिया से डिवाइड कर दो, ठीक है। रेट ऑफ एनर्जी ट्रांसफर बेसिकली पावर होता है, पावर, एनर्जी ट्रांसफर की रेट पावर होती है। एनर्जी ट्रांसफर की रेट क्या होती है, पावर। पावर होता है एनर्जी अपॉन टाइम, पावर होता है एनर्जी अपॉन टाइम, एनर्जी अपॉन टाइम पावर होता है, और एरिया ये आ गया। इसका डायमेंशन पूछा है, तो इसका डायमेंशनल फॉर्मूला जो होगा पॉइंटिंग वेक्टर का, ये हो जाएगा एनर्जी ml2 t माइनस 2, याद होना चाहिए एनर्जी का, टाइम t हो गया, एरिया L2 हो गया, L2 कट गया, m1 L0 t माइनस 3 इज द आंसर, m1 L0 t माइनस 3 इज द आंसर, ये हमारा आंसर आ गया। तो इस सिंपल डायमेंशनल फॉर्मूला कैलकुलेट करने का ये क्वेश्चन है, और इसमें आपको कोई पहले से फॉर्मूला याद नहीं होना चाहिए, ये दे रखा है पॉइंटिंग वेक्टर। वैसे नीट में यदि ये पूछा जाएगा तो जरूरी नहीं है कि ये पॉइंटिंग वेक्टर क्या होता है वो दे, उसके लिए हमें फॉर्मूला याद होना चाहिए पॉइंटिंग वेक्टर का, ये हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में पढ़ेंगे। जैसे ये वाला क्वेश्चन देखो, थ्योरेटिकल क्वेश्चन का बहुत ही जबरदस्त तरीके से पूछा हुआ क्वेश्चन है, एक्यूरेसी और प्रिसीजन को सही से समझाने वाला क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को आप पढ़ के देखो एक बार, आप चाहो तो वीडियो को पॉज करके पढ़ के एक बार सोल्व करने की कोशिश करो कि क्या आप इसकी लैंग्वेज समझ पा रहे हो या नहीं। चलो मैं आपको पहले इसको क्वेश्चन को समझाने से पहले आपको एक्यूरेसी और प्रिसीजन का डिफरेंस समझाता हूं। ज्यादा प्रिसाइज रीडिंग, यदि मान लो एक स्टूडेंट है जिसने 5 रीडिंग ली, यदि उसकी पांचों रीडिंग एक दूसरे से बहुत दूर दूर हैं, मतलब पांचों रीडिंग जो हैं दूर दूर हैं, मतलब एक लेंथ मेजर कर रहा है, एक बार 1.23 मेजर किया, एक बार 1.28 मेजर किया, 1.16 मेजर किया, ऐसे मेजर कर रहा है, दूर दूर रीडिंग है, तो हम कहेंगे कि इस स्टूडेंट का जो प्रिसाइजनेस है वो खराब है। एक प्रिसाइज रीडिंग जो होती है वो ये होती है कि आप जो भी रीडिंग, सही या गलत जो भी है, आप जो भी रीडिंग मेजर कर रहे हो वो एकदम पास पास होनी चाहिए। यदि आप 5 रीडिंग ले रहे हो तो पांचों एकदम पास पास हैं, तो हम कहेंगे आप प्रिसाइज रीडिंग लेते हो। लेकिन आपके हर रीडिंग दूर दूर है तो हम कहेंगे कि आपके प्रिसाइजनेस खराब है। वहीं दूसरा स्टूडेंट, एक होता है एक्यूरेसी। एक्यूरेसी हम देखते हैं जो हमारी फाइनल एक्सेप्टेड वैल्यू, जो ट्रू वैल्यू है, उस ट्रू वैल्यू से कितना दूर आपने मेजर किया है। मान लो आपने 5 रीडिंग मेजर किया तो पांचों का एक मीन वैल्यू निकाला जाता है। ये मीन वैल्यू जितना ट्रू वैल्यू से दूर होगा हम कहेंगे ये उतना ही कम एक्यूरेट है,
और जितना हमारा जो मेजरमेंट है वो हमारे जो ट्रू रीडिंग है उसके जितना पास होगा वो उतना एक्यूरेसी ज्यादा होगा। तो यहां देखना बोल रहा है in a precise interferometry experiment the wavelength of standard laser measured by the independent instruments, ठीक है, इंस्ट्रूमेंट ए yield a tightly clustered set of readings, मतलब जैसे मान लो आप रीडिंग निकाल रहे हो तो बिल्कुल एक यहां मतलब पास पास, टाइटली क्लस्टर मतलब जो वेवलेंथ की वो रीडिंग दे रहा है वो बिल्कुल पास पास है। एक वेरी शॉर्ट स्टैंडर्ड डेविएशन, डेविएशन बहुत कम है, इसका मतलब उस इंस्ट्रूमेंट की प्रिसाइजनेस बहुत अच्छी है, बट इट्स मीन वैल्यू इज फार फ्रॉम द एक्सेप्टेड वैल्यू। देखो ये बोल रहा है हाई प्रिसाइजनेस, ये बोल रहा है हाई प्रिसाइज, ये ज्यादा प्रिसाइज है, लेकिन ये बोल रहा है कि मीन वैल्यू जो है एक्सेप्टेड ट्रू वैल्यू से बहुत दूर है, मतलब लो एक्यूरेसी, लो एक्यूरेसी। जो हमारा पहला इंस्ट्रूमेंट है वो प्रिसाइज तो अच्छा है लेकिन एक्यूरेसी खराब है। इंस्ट्रूमेंट बी यील्ड ए वाइड स्प्रेड ऑफ द रीडिंग, वाइड स्प्रेड मतलब लोअर प्रिसाइजनेस, लो प्रिसाइज, ये प्रिसाइजनेस कम है, हाई स्टैंडर्ड डेविएशन मतलब दूर दूर है, बट देयर मीन एग्जैक्टली मैचेस द एक्सेप्टेड वेवलेंथ, मतलब उसकी एक्यूरेसी अच्छी है। पहला इंस्ट्रूमेंट की प्रिसाइजनेस अच्छी है, दूसरे की एक्यूरेसी अच्छी है। तो इंस्ट्रूमेंट इज हाईली प्रिसाइज एंड एक्यूरेट ना, इंस्ट्रूमेंट इज हाईली प्रिसाइज सही है बट इनएक्यूरेट है, इंस्ट्रूमेंट बी इज इम्प्रिसाइज बट एक्यूरेट है ऑन एन एवरेज। तो ये आंसर बी आ जाएगा, आंसर बी आ जाएगा। तो ये थ्योरी को कैसे क्वेश्चन में कन्वर्ट किया गया है वो देखो। नेक्स्ट एक क्वेश्चन है 36 नंबर का क्वेश्चन है, बोला दो रेजिस्टेंस है R1 और R2, देयर परसेंटेज एरर इन द मेजरमेंट ऑफ इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस व्हेन दे आर कनेक्टेड इन पैरेलल। बच्चे डरते हैं, ये डर ही खोलने के लिए ऐसे क्वेश्चंस पेपर में दिए जाते हैं। बच्चे के दिमाग में होता है सीरीज वाला तो आसान होता है, पैरेलल वाला मुश्किल होता है। अरे मुश्किल होता है क्या, उसको याद रखो ना, वो रिजल्ट याद रखवाया जाता है। डेल्टा आर इक्वलेंट अपॉन आर इक्वलेंट का स्क्वायर बराबर होता है डेल्टा R1 अपॉन R1 स्क्वायर प्लस डेल्टा R2 अपॉन R2 स्क्वायर। ये रिलेशन याद रखते हैं पैरेलल के लिए, बस इसमें वैल्यू पुट करनी है। हमें क्या निकालना है, परसेंटेज एरर निकालना है। तो आप यहां से फॉर्मूला बनाओगे डेल्टा आर इक्वलेंट अपॉन आर इक्वलेंट गुना 100% में बदल गया। देखो मतलब आपने बेसिकली एक आर इक्वलेंट यहां से हटाना है और 100 से मल्टीप्लाई करना है। तो यह आ जाएगा डेल्टा R1 बाई R1 स्क्वायर इंटू 100 प्लस डेल्टा R2 अपॉन R2 स्क्वायर इंटू 100। और इस पूरे को देखो, यहां आर इक्वलेंट स्क्वायर था, मैंने आर इक्वलेंट रखा है, वहां स्क्वायर था, एक आर इक्वलेंट यहां मल्टीप्लाई रख दो इसके साथ। तो ये हमारा परसेंटेज एरर होगा। चलो सोल्व कर दो, सोल्व कर दो। डेल्टा R1 ये वाला हो गया 0.4, R1 स्क्वायर हो जाएगा 400, 20 का स्क्वायर 400 इंटू 100 प्लस डेल्टा R2 होगा 0.2, R2 स्क्वायर होगा 25 इंटू 100 इंटू आर इक्वलेंट। बेटा आर इक्वलेंट साइड में निकाल लो, साइड में आर इक्वलेंट निकाल लो। आर इक्वलेंट क्या होता है, R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2। R1 हो गया 20, R2 हो गया 5 अपॉन R1 प्लस R2 हो गया 25, 20 पंजू 100, ठीक है, और 20 5 25, ये 4 ओम। आर इक्वलेंट आ गया 4 ओम, यहां रख दो 4 ओम, यहां रख दो 4 ओम, 4 रख दो। बताओ 2 0 से गए और 4 से ये गया 0.1 बचा, और 25 4 दूनी 8, 0.9 हो गया, 0.9 इंटू 4 3.6%, 3.6% इज द आंसर। ये देखो पैरेलल कॉम्बिनेशन का आ गया, 3.6% हमारा आंसर आ गया। ऐसे देखो एक ये वाला क्वेश्चन 43 क्वेश्चन है, क्या बोल रहा है, यूनिट्स एंड डायमेंशन का बहुत अच्छा क्वेश्चन है यूनिट कन्वर्जन के ऊपर। बोला है let the baseline fundamental unit of mass length time be represented by MLT in standard reference frame. A theoretical physicist
proposed an alternate universe where the fundamental units are modified such that the new units of mass, मतलब बोल रहा है कि एक नया सिस्टम ऑफ यूनिट है जिसमें मास का जो यूनिट है वो पहले वाले यूनिट का डबल है, लेंथ का यूनिट पहले वाले का आधा है, हमारे यूनिवर्स का जो यूनिट है उसका आधा वहां पे है, और टाइम का यूनिट यहां से 4 टाइम्स है। तो बोल रहे हैं व्हाट इज द स्केलिंग फैक्टर ऑफ न्यू यूनिट ऑफ फोर्स रिलेटिव टू ओल्ड यूनिट ऑफ फोर्स, मतलब हमारे यूनिवर्स में जो फोर्स का यूनिट है वहां के कंपेयर में दूसरे यूनिवर्स का जो अल्टरनेट यूनिवर्स जो प्रपोज किया है उसने, वहां का फोर्स का जो यूनिट होगा वो कितना छोटा कितना बड़ा होगा। तो देखो फोर्स का डायमेंशनल फॉर्मूला होता है m1 l1 t माइनस 2। तो आप क्या कर रहे हो, मास को डबल कर रहे हो, तो आप देखो यूनिट, मास का यूनिट डबल कर दिया, मास का यूनिट डबल करोगे तो 2 गुना हो गया फोर्स का यूनिट, लेंथ का यूनिट आधा कर दिया तो ये आधा गुना ये आ गया, टाइम का स्क्वायर है वो भी -2 मतलब 1/t स्क्वायर, टाइम का किया है 4 गुना तो 4 की पावर -2, देखो ये 2 तो कट गया तो ये आएगा 1/4 का स्क्वायर, ये आएगा 1/16, मतलब हमारा जो फोर्स का यूनिट है वो 1/16 गुना हो जाएगा, इस वाले यूनिट से 1/16 गुना नया फोर्स का यूनिट होगा। तो द यूनिट ऑफ फोर्स डिक्रीज्ड बाय ए फैक्टर ऑफ 16, 1/16 होना मतलब उसको इंग्लिश में लिखेंगे डिक्रीज बाय ए फैक्टर ऑफ 16, तो आंसर विल बी बी। तो देखो ये है। ऐसे ही नेक्स्ट बात करें, एक और क्वेश्चन है, ये फॉर्मूला डेराइव करने वाला है, ये भी कई बार पूछा जा चुका है नीट में और अच्छी लैंग्वेज बनाई गई। देखो द अल्टीमेट लोड बियरिंग मास m दैट ए स्पेशलाइज्ड स्ट्रक्चर केबल कैन, पता नहीं क्या है ये अचीव है क्या है, विदाउट स्नैपिंग इज थ्योराइज्ड टू डिपेंड्स अपॉन क्रॉस सेक्शनल एरिया, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, अल्टीमेट टेंसिल स्ट्रेंथ। ठीक है, देखो इसने कोई एक चीज है, कोई मास है, बोला मास जो है ये किस किस चीज के प्रोपोर्शनल है, एक है एरिया, एरिया की पावर अल्फा बोल देते हैं, दूसरा एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, इसकी पावर बीटा बोल देते हैं, और तीसरा है टेंसाइल स्ट्रेंथ सिग्मा, इसकी पावर गामा बोल देते हैं। मुझे इन तीनों की प्रोपोर्शनलिटी निकालनी है और फॉर्मूला बनाना है, तो अल्फा बीटा गामा निकालना है। तो टेंसाइल स्ट्रेंथ ये बोला भी है इसने, टेंसाइल स्ट्रेंथ होता है विच इज दी मैक्सिमम फोर्स पर यूनिट एरिया, मैक्सिमम फोर्स पर यूनिट एरिया, तो डायमेंशनल फॉर्मूला हो जाएगा mlt -2 को डिवाइड कर दो L2 से, तो ये आएगा ml -1t -2, हाँ या ना, रख दो इसमें। मास का डायमेंशन हो गया m, एरिया का हो गया L2 इसकी पावर अल्फा, g का हो गया एक्सेलरेशन LT -2 इसकी पावर बीटा, और इसका हो गया m1 L -1t -2 की पावर गामा। मुझे सोल्व करके अल्फा बीटा गामा निकालना है पावर बैलेंस करके। देखो इधर मास 1 है, इधर भी मास 1 है, टोटल 1 बना दो, तो मास से आएगा, देखो क्या आ जाएगा, मास को सोल्व करोगे तो यहां से 1 = आ जाएगा, इधर मास नहीं है, इसमें नहीं है, इसमें है गामा, तो गामा की वैल्यू तो 1 आ गई। दूसरा आप लेंथ से निकालो, लेंथ इधर है ही नहीं 0, इधर लेंथ है 2 अल्फा, इधर लेंथ है बीटा, और इधर लेंथ है माइनस गामा, एक रिलेशन आ गया, चलो बाद में सोल्व करूंगा। टाइम का निकालो, टाइम 0, इसमें टाइम नहीं है, इसमें टाइम है -2 बीटा और इसमें -2 गामा, तो हमारे को चाहिए क्या, गामा, गामा तो है, बीटा चाहिए, तो 2 बीटा = -2 गामा, 2 कट गया, बीटा = माइनस ऑफ गामा मतलब -1, बीटा रख दो गामा रख दो, तो 0 = 2 अल्फा निकालना है, बीटा आ गया -1, गामा माइनस ऑफ गामा हो गया 1, तो 2 अल्फा हो गया 2, तो अल्फा हो गया 1, तो क्या आ गया रिलेशन फाइनली, एरिया की पावर 1, जी की पावर -1 और सिग्मा की पावर 1, मतलब सिग्मा A/G आ गया, सिग्मा A/G, सिग्मा A/G, सी इज द आंसर, सिग्मा A/G हमारा आंसर आ गया। तो ये क्वेश्चन देखो, तो इनमें अच्छे क्वेश्चंस थे,
बाकी और भी सारे क्वेश्चंस आप पेपर में देख सकते हो। इसके अलावा देखो, अब ये पहला पेपर है, ऐसे ही अभी तो कुछ नहीं, पहला पेपर है, बहुत ज्यादा अच्छे लेवल, तगड़े लेवल नहीं डाले गए क्वेश्चंस, बहुत अच्छे लेवल के भी क्वेश्चंस के पेपर मिलेंगे यहाँ पे। और बेटा नई लैंग्वेज के क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे, जैसे आपको पेपर में देखने को मिलते हैं, ठीक है। और बेसिक मैथमेटिक्स, यूनिट्स एंड मेजरमेंट, वेक्टर, इन्हीं का दोबारा से एक टेस्ट है। मान लो जिसने अभी तक नहीं लिया है टेस्ट सीरीज, तो वो ले सकता है। अभी दोबारा से इसी सिलेबस का एक टेस्ट हो रहा है 2 अगस्त को, और ये पूरे साल भर चलने वाली टेस्ट सीरीज है। बहुत ही अच्छा तरीका है अपने मार्क्स को इंप्रूव करने का, ठीक है। बाय बाय।